This is an ABP Life podcast. देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मंत्री परिषद की शपथ हो चुकी है। जिनको मंत्रालय मिला है उन्होंने भी कामकाज शुरू कर दी है। संसद शुरू होते ही सांसदों की शपथ दिलाने का काम शुरू हुआ। इसी बीच हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया। शपथ लेने के क्रम में उन्होंने जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगा दिया। उसके बाद नेताओं के रिएक्शन आना शुरू हो गया है। मैं हूं दिलीप मिश्रा और मैं इस मुद्दे पर बात करूंगा पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। सर, संसद में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ लेना संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन संविधान का शपथ लेने के साथ नए जो शब्द जोड़े जा रहे हैं, इसकी आखिर क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए दिलीप जी, अगर हम लोग देखें कि जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण का एक बिल्कुल फिक्स फॉर्मेट हमारे संविधान में बना हुआ है, लेकिन जो लोग नए नए शब्द जोड़े जा रहे हैं और तो उसमें विशेष रूप से ये प्रयास है कि अपने ऊपर ध्यानाकर्षण किया जाए। जैसे मान के चलिए, अगर हम लोग देखें कि चंद्रशेखर रावण उन्होंने शपथ लिया तो वो जय भीम तमाम जो है कि वो उन्होंने स्लोगन लगाए, तो वो अपने क्योंकि वो सदन में उनका प्रथम दिन ही हो रहा है, तो सदन के प्रथम दिन ही वो एक तरह से दिखा देना चाह रहे हैं कि हमारी धमक किस रूप में है, और हम जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा या जिन मुद्दों पे मैं चुन के आया हूँ उसको उठाने के लिए मैं कितना गंभीर हूँ कि सदन में जब प्रथम बार ही बोलने का मौका मिला हम उसी के दरमियान में हमने उन मुद्दों को उठा दिया। तो ये विशेषकर मैं मानता हूँ इसका मुख्य कारण यही है। नहीं तो मुख्य रूप से संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण का मामला एक काफी संवैधानिक किस्म का मामला है और उसमें संविधान में पूरा उसका प्रारूप बना हुआ है। माननीय संसद सदस्यों को केवल अपने आप को उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए, लेकिन जो ये परंपरा बन रही है कि उसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीजों को भी रखने का, वो परंपरा देखिए उसी चीज का कारण है। जो मैं केवल एक संदर्भ के तौर पर उदाहरण दे रहा हूँ कि जब चंद्रशेखर रावण इन्हें कई तरह के चीजों को कहा तो फिर इधर से आवाज भी आती कि पूरा भाषण ही दे दीजिएगा क्या, तो वो फिर जवाब देते हैं कि नहीं, मैं तो भाषण देने के लिए आया हूँ, यहाँ पे बोलने के लिए ही चुन के आया हूँ। एक तरह से ये प्रयास भी है लोगों की तरफ से कि हम अपने तेवर को भी दिखाएं। वो मुख्य रूप से अपने परसेप्शन, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन की बड़ी भूमिका होती है, तो इसे ये कह सकते हैं कि परसेप्शन पॉलिटिक्स की एक शुरुआत कर देना चाह रहे हैं शपथ ग्रहण वाले दिन से। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगा दिया, जबकि उनका तीसरे कार्यकाल में पहला वो दिन था। इसके पीछे क्या कुछ मंशा रही होगी उनकी? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेके अगर हम लोग देखें तो उनके सामने में दिलीप जी चुनौतियां काफी बड़ी हैं इस समय के संदर्भ में। उन्होंने अपने पार्टी का जनाधार अगर आप देखें तो उन्होंने थोड़ा हैदराबाद के अतिरिक्त उन्होंने बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भी जो है कि अपना अच्छा खासा जनाधार बढ़ाया था। वहां पे आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में उनके 5 विधायक भी जीत कर आए थे वहां से। बाद में हालांकि 4 उसमें से टूटकर जो है वो आरजेडी में चले गए थे। इसके अतिरिक्त किशनगंज में उन्होंने वहां पे प्रत्याशी खड़ा किया था लोकसभा में, और वैसी जी को बड़ी उम्मीद थी कि वो किशनगंज का चुनाव जीत लेंगे, या तो फिर अगर नहीं भी जीतेंगे तो वहां पे वो नंबर 2 पे रहेंगे। लेकिन वो किशनगंज के चुनाव में नंबर 2 पे नहीं रहे, कांग्रेस जीती, नंबर 2 पे जदयू, और वो नंबर 3 पे चले गए। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें महाराष्ट्र वगैरह में भी उन्होंने थोड़ा जनाधार बनाया था। तो ओवैसी जी का जनाधार जो है इसमें बड़ी तेजी से खिसक रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ अगर हम लोग तमाम आंकड़ों को भी देखें, CSDS के भी आंकड़ों को देखें, तो मुस्लिम वोटों का बहुत तेजी से जो है कि वो इंडिया अलायंस की तरफ पूरे देश भर में गया है। तो उनके लिए बड़ी चुनौती की स्थिति है, और इस चुनौती के संदर्भ में ही मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने जो नारा लगाया, उन्होंने जय भीम, जय मीम के साथ जय फिलिस्तीन का भी नारा एक तरह से उन्होंने लगा दिया कि वो किस प्रकार से फिर अगर कि मैं जय फिलिस्तीन का भी नारा लगा दूं अगर, तो हो सकता है कि उसके साथ मुस्लिम मतों को फिर से जोड़ने में ज्यादा सक्षम हो जाए। तो जय फिलिस्तीन के नारे को मैं उनके संदर्भ में ये मानूंगा कि कहीं न कहीं वो पहले की तुलना में थोड़े असुरक्षित हुए हैं अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण को लेके, क्योंकि वो उन्होंने काफी प्रयास किए लेकिन उन प्रयासों में उनको उस रूप में सफलता नहीं मिली है। नहीं तो आप सोच के देखिए कि भारतीय, वो कोई विदेश मंत्रालय भी नहीं चला रहे हैं, संसद में शपथ ग्रहण का एक मामला था, विदेश से संबंधित नीतियों पे कोई चीजें होती, उस दरमियान में भी अगर वो नारेबाजी करते समझ में आती, तो वो सीधा सीधा संवाद है कि मुस्लिम वोट जो कि इस समय इंडिया अलायंस की तरफ गया है उसको अपने तरफ आकर्षित करने का प्रयास। और इससे ज्यादा मैं उसको दिलीप जी इसको नहीं देखता हूँ इसको, क्योंकि
उनका परिणाम भी अगर देखें, पहले उनके 2 लोकसभा के मेंबर थे, इस बार वो अकेले अपने पार्टी की तरफ से वो इकलौते वो आए हैं चुन के। तो उनके जो अलग अलग जगह थे, जो महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा कि पल्लवी पटेल के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारे। तो प्रयास तमाम तरह के हुए, लेकिन लास्ट में उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे कोई विशेष उनके पास ऑप्शन नहीं है उस रूप में। तो ये सब चीजों को फिर से अपने आप को सामने में लाने के लिए और अपने समर्थक समूह को जोड़ने का उनका प्रयास था ये दिलीप जी। सर, शपथ के अलावा ये जो कुछ बोलने की परंपरा खत्म क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कुछ लोग धार्मिक बात कर देते हैं, कुछ लोग वहीं पे नसीहत देने लग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये समस्या अगर हम लोग कहें दिलीप जी की, जो शपथ के अतिरिक्त जो बोलने की परंपरा है, तमाम चीजों को रखने की परंपरा है, वो जो छोटे छोटे दल है, छोटे छोटे समूह है, जैसे अभी हम लोगों ने AIMIM को लेके बातें की, अभी हम लोगों ने अभी दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो, चंद्रशेखर रावत जी के संबंधित बातें देखी, पप्पू यादव से संबंधित उदाहरण भी हम लोग देख सकते हैं। तो जो अब उनको निर्दलीय मान लीजिए, हालांकि जन अधिकार पार्टी है बिहार में उनका। तो अब इस प्रकार के जो सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, उनके पास चुनौती ये होती है कि वो किसी बड़े दल के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो वहां से वो कहीं न कहीं अपने उनके जो बयान होते हैं, वो जनता के बीच में चर्चा के रूप में किस प्रकार से बने हुए रहे, वो वही चीजें होती हैं। सोचे कि अगर उनको ये चीज कहा जा रहा था कि ठीक है, उनको थोड़ा सा टोका टाकी किया गया, तो उन्होंने वो किरण रिजिजू जी से ही भीड़ पड़े कि हमें आप कैसी शिक्षा दे रहे हैं, हमें तो संसदीय परंपराओं के बारे में बड़ी जानकारी प्राप्त है। तो वो एक तरह से अपने जो छवि है, उनकी एक ठसक है जिसके लिए पप्पू यादव जाने जाते हैं, तो वो अपने समर्थक समूह, विशेषकर मैं कहूँ, एक तो देश भर में भी जो संदेश देना था उन्होंने दिया, लेकिन जिस पूर्णिया से वो चुन के आते हैं, अपने मतदाताओं को भी उन्होंने खुश करने का प्रयास किया कि उनके मतदाताओं को भी लगा हो कि हाँ, हमारे जो हमने सांसद चुना है, बड़ा दमदार सांसद चुना है। तो वो एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ने की बहुत तीखी संघर्ष की स्थिति होती है। जो छोटे छोटे दल होते हैं, जिनके 1 या 2 सांसद होते हैं, या फिर जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आते हैं। यही कारण है, देखिए, शपथ ग्रहण के दरमियान में केवल मूलभूत संवैधानिक शब्दावली का प्रयोग होना था, लेकिन अगर अलग अलग लोग उसमें अलग अलग चीजों को जोड़ रहे हैं, और यहाँ तक कि उसमें धर्म की बात तो लोग कर ही रहे हैं, वो हम लोगों ने देखा ही, नसीहत देने जैसी स्थितियां आ रही हैं। ये मैं मानता हूं कि कोई बहुत बेहतरीन स्थिति नहीं है। हाँ, तो लेकिन अब जो ये परंपरा चल पड़ी है, और तो उसको कैसे रोका जाए, इसको लेके सभी राजनीतिक दलों को और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि हम लोग परंपराओं को ज्यादा अच्छे उच्चतर स्तर पे ले चलें, ना कि परंपराओं को कुछ हम लोग निचले स्तर पे ले जाएं। जी। इस बार संसद में सर चंद्रशेखर, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सहित कई ऐसे नेताएं हैं जो बोलने में आक्रामकता रखते हैं। इस बार संसद और सरकार पर कार्यकाल पूरा करना कितना परेशानी वाला हो सकता है? देखिए, ये तो तय बात है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है और जो विपक्ष है, वो दोनों के बीच में नंबर्स का अगर हम लोग अंतर देखें, तो वो नंबर का अंतर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो विपक्ष पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया है, और जिन नेताओं के आपने नाम लिए हैं, चाहे चंद्रशेखर, पप्पू यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत जो लोग हैं, ये लोग काफी मुखर होके अपनी बातों को रखते हुए रहे हैं ये लोग। और हम लोगों ने देखा भी कि आज जब स्पीकर का चयन होता है, तो वहां से ही वो नजर भी आने लगी कि विपक्ष के तरफ से ओम बिरला को, स्पीकर महोदय को, एक तरह से बधाई भी दी जा रही थी, लेकिन जिस प्रकार से पिछले सत्र में सांसदों का निलंबन हुआ था, वो उस मामले को भी विपक्ष ने खुलकर उठाया। तो इस बार विपक्ष काफी मजबूत है, और ऐसे परिस्थिति में एक तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष, इन दोनों के बीच का अगर हम लोग मामला देखें, तो वो काफी एक कठोर मुकाबला हम लोगों को सदन में हर मामले पे, हर मुद्दे पे कहीं कहीं हम लोगों को देखने के लिए वो मिलेगा हम लोगों को। पर इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी आवश्यक होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमेशा से पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने गुजरात में भी चलाई है, और अगर 2014-2019 की सरकार भी उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ चलाई है, तो उन्हें भी अब गठबंधन धर्म को निभाने जैसी आदतें डालनी पड़ेगी, जिस प्रकार की आदत अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। तो अगर वो उस शैली के साथ सबों को मिला के चलेंगे, तब तो एक बेहतरीन स्थिति होगी। लेकिन अगर इन सब चीजों की कमी होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में टकराहट की ज्यादा स्थिति होती है, तो फिर दिलीप जी, ये कोई अतिशयोक्तिपूर्ण स्थिति नहीं होगी कि हो सकता है कि ये संसद जो है कि इसके बीच में कहीं मध्यावधि चुनाव की जरूरत ना पड़ जाए। अगर टकराहट एक सीमा से ज्यादा बढ़ी, तो फिर कहीं कहीं देश को मध्यावधि चुनाव की तरफ भी अग्रसर होना पड़ सकता है।
और हालांकि हमें लग रहा है कि उस मध्यावधि चुनाव को ना तो सत्ता तंत्र चाहेगा, ना तो विपक्षी चाहेगा उसे, और उसको टालने के भरपूर प्रयास दोनों पक्षों के तरफ से होंगे। और देश को इसका लाभांश मिलना चाहिए कि मजबूत विपक्ष भी है और सत्ता पक्ष भी मजबूत है। सत्ता पक्ष को भी एनडीए को अच्छी खासी बहुमत की पूरी संख्या प्राप्त है, वो 293 की संख्या पे है, 272 जादुई आंकड़ा है, तो वो सुरक्षित भी है। और विपक्ष मजबूत भी है, तो विपक्ष अपनी बात को रखे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें कि माना जाता है कि जितना मजबूत सत्ता पक्ष है उतना ही मजबूत अगर विपक्ष हो, तो वो काफी, वहां पे जो चर्चा होती है वो काफी उच्च स्तरीय होती है। तो ये अब ध्यान देना है कि आगे जो सत्र होगी लोकसभा की, वहां पे इस टकराहट को और दोनों पक्षों के बीच में संवादहीनता की स्थिति न बने सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए। उसके लिए सत्ता पक्ष क्या प्रयास करता है और विपक्ष क्या प्रयास करते हैं, ये काफी आवश्यक चीज है। लेकिन अगर इन चीजों की कमी हुई तो जो सवाल आपने पूछा कि कार्यकाल को पूरा करने में कितनी कठिनाई हो सकती है, कई मामलों पे कई कठिनाइयां फिर आ सकती हैं यहाँ। एबीपी लाइव पॉडकास्ट में बात करने के लिए शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। This is an ABP Live podcast.